हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड एसएससी। आज हम लोग स्टेट बोर्ड के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला कंसेप्ट है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो दो मासेस के बीच में लगता है, और ये मासेस m1 m2 हो सकते हैं या दोनों सेम भी हो सकते हैं। इन दोनों मासेस का जो बीच का डिस्टेंस है उसको कैपिटल डी लेते हैं या स्मॉल डी लेते हैं, कई बार आर भी लेते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है F इजिकल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो वेरी करता है स्क्वायर में, इसलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। और कैपिटल G जो होता है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, तो इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। अगर आप इसको सीजीएस सिस्टम में देखोगे तो ये वैल्यू तो ऐसी रहेगी, यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁸ न्यूटन की जगह डाइन आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर और किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा। और इस तरह से कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहलाता है। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। कहीं पे भी जाओ, किसी भी जगह पे जाओ, अर्थ मून किसी को भी लेकर चलते हैं हम लोग, तो आपको कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा सेम मिलेगी। ग्रेविटेशनल लॉ एक यूनिवर्सल लॉ होता है क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशन लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो माइक्रो ऑब्जेक्ट से लेकर मैक्रो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम करेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखेंगे तो आप समझ लो कि दोनों के बीच में जो चार्जेस हैं उनको प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रहता है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस में और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिस्टेंस को स्क्वायर कर देंगे, तब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं। और k की वैल्यू 9×10⁻⁹ रहती है, जो कि एयर और वैक्यूम की वैल्यू है 1/4πε0 k, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पर एयर और वैक्यूम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9×10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। ये हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, F इजिकल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर फॉर्मूला होता है हमारा। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह जब मास पुट करना पड़ेगा हमको, तो प्रोटॉन का मास जो होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस कॉमन रखो, आपका आंसर आएगा लगभग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगभग 10⁻41-42 टाइम्स स्ट्रॉन्गर रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स और भी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ कंपेयर करना पड़ा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 गुना ताकतवर होता है न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। ये दो मासेस के बीच में जो लाइन ज्वाइन करते हैं हम लोग, उसके बीच में कहीं लगता है, और इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये यूनिवर्स इसलिए होता है क्योंकि ये मास पे मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, इसलिए वो नॉन यूनिवर्सल लॉ होता है। अब ग्रेविटेशनल के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि आपका जैसे आपके पास ये दो पत्थर हैं या दो मासेज हैं, ये आपस में क्यों नहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, या एक रूम के अंदर दो बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास के अंदर दो बच्चे बैठे हैं, वो आपस में मतलब क्लोज नहीं हो रहे और अपनी जगह पे फिक्स बैठे हुए हैं, कोई भी चिपक नहीं रहा है, एक दूसरे से जुड़ नहीं रहा है, ऐसा क्यों? पहली बात तो है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए उसका उतना बड़ा मास होना जरूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा मास रहेगा उसके इतना स्ट्रॉन्ग उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, और तब जाके दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। दूसरी बात ये होती है कि अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंदर वो बंधा हुआ होता है, इसलिए उनकी खुद की जो इंटरेक्शन है वो नेग्लिजिबल
स्मॉल होते हैं और इस कारण से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर एक बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, व्हाट इज ग्रेविटी। अगर कोई बोले कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या स्मॉल जी क्या होता है, स्मॉल जी जो होता है ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ये वेरी करता है। हमारी अगर अर्थ को देखें हम लोग तो ये पोल होता है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, लेकिन ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ होता है क्योंकि अर्थ के अंदर ऐसा माना जाता है कि करीबन कुछ 17 कुछ डिग्री के ऊपर जो एंगल है ये पे जो मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट का नॉर्थ यहाँ पर साउथ रहता है और यहाँ पर नॉर्थ रहता है, इसका अपोजिट यहाँ पे उनको फील होता है। तो ये पोलार रीजन हो गया, ये पोलार रीजन हो गया और ये इक्वेटोरियल रीजन हो गया। एक बात हमेशा याद रखना कि अर्थ जो होता है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी यूं घूमती है अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। एक अगर कोई अर्थ घूमने के कारण क्या होता है वो बल्जेज हो जाती है, सेंटर से दब जाती है और यहाँ से बल्जेज हो जाती है। ये रेडियस थोड़ा बड़ा हो जाता है, इक्वेटोरियल रेडियस, और पोलार रेडियस थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ये रेडियस बड़ा हो जाने के कारण इसकी ग्रेविटी थोड़ी सी कम होती है और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ा कम होती है और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होती है। और एवरेज रहती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। ऐसा माना जाता है कि पोल के पास लगभग 10 के पास होती है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। और ये जो होती है इसकी वैल्यू जो होती है ये जो लगभग होता है इसकी वैल्यू होती है Gm/r²। अभी मैं तुमको बताता हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई पूछता तो क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होती है? जैसे आपने ऑल आउट को देखा होगा, मच्छर मार के से खींच लेता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है कोई भी प्लैनेट, वो खींचने की जो शक्ति होती है वही एक प्रकार से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। G = Gm/r² हमारा फॉर्मूला होता है। r जो होता है वो सेंटर से सरफेस का रेडियस होता है, डिस्टेंस होता है। g जो होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है और मास वो ऑब्जेक्ट का मास होता है जिसकी ग्रेविटी की बात कर रहे हैं हम लोग। ये क्या है, मास जो होता है जितना ज़्यादा रहेगा उतनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम लोग देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है, पर तुम वो शायद ही क्वेश्चन पूछे डेंसिटी पे, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या हो जाएगी, अगर इसको मान लिया जाए कि एक स्फीयर है तो 4/3 पाई r³ इसका फॉर्मूला होता है इनटू डेंसिटी इनटू, ये क्या हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इनटू डेंसिटी। अब ये मास की जगह पर पुट कर देंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा G इज इक्वल टू 4/3, है ना, ये r² और ये r² कट जाएगा तो ऊपर एक r बढ़ जाएगा, Gr इंटू रो, है ना। तो आप देखेंगे कि 4/3 पाई भी रहेगा इसके अंदर। तो आप देखेंगे कि जो भी हमारा ग्रेविटी है ये डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। जितना ज़्यादा ग्रेविटी उतना ज़्यादा डेंसिटी रहेगी, उतना ग्रेविटी रहेगी, क्योंकि r जो होता है वो कांस्टेंट रहेगा, पाई कांस्टेंट रहेगा, ये सारी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है। तो ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द अर्थ। अर्थ रह सकता है, प्लैनेट हो सकता है। तो आप याद रखना कि ग्रेविटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का किस तरह से वेरिएशन होता है। आप बोलना कि जैसे अगर ये अर्थ है तो यहाँ पर पोलार रीजन है और यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन है। अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। जो सैटेलाइट ऐसा घूमता है वही सिर्फ आपको क्लाइमेट के बारे में बताएगा, और जो ऐसा सैटेलाइट होता है जो इक्वेटर के पाथ में घूमता है उसको इक्वेटोरियल सैटेलाइट कहते हैं, जिसको सिंक्रोनस सैटेलाइट या पार्किंग सैटेलाइट भी आप बोल सकते हो। लगभग 35,000 किलोमीटर की दूरी पर वो घूमता रहता है। तो ये जो पार्किंग सैटेलाइट होता है उसकी स्पीड उतनी ही होती है जितनी अर्थ की स्पीड होती है, और आपको ऐसा लगेगा एक ही जगह रुका हुआ है। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है उससे कभी भी पोलार रीजन को नहीं देखा जाता, क्योंकि वो यहाँ पे घूमता है, यहाँ नहीं घूमता।
दूसरी बात ये होती है कि सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो किसी भी प्लैनेट या किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमता रहता है। हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि मून जो होता है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। अब जी जो होता है वो आपको समझ में आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, और जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर आप अर्थ के सरफेस पे देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा ग्रेविटी मिलेगी। जैसे जैसे सरफेस के अंदर जाओगे आप पाओगे कि आपका मास कम होता जा रहा नहीं, क्योंकि इतना रीजन लिया जाएगा। तो जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाओगे आप ग्रेविटी कम होने लगेगी, और जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाओगे ग्रेविटी भी कम होने लगेगी। यानी सरफेस से ऊपर जाओगे तब भी ग्रेविटी कम होगी, सरफेस से अंदर आओगे तब भी ग्रेविटी कम होगी। यहाँ पर जो ग्रेविटी कम होती है वो 2h/r में कमी होती है, और यहाँ पर जो ग्रेविटी होती है वो h/r में कमी होती है। इसका मतलब सरफेस के ऊपर और सरफेस के अंदर अगर डिस्टेंस सेम हो तो हम मान लेंगे कि अंदर जो ग्रेविटी है ऊपर की अपेक्षा थोड़ी कम हुई है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे मान लें, अगर अपन यहाँ पे अगर 7 है ग्रेविटी और यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर कम से कम 8 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ग्रेविटी कम होगी, यहाँ पे थोड़ी कम होगी अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तब भी ग्रेविटी कम होती है, अर्थ के अंदर जाते हैं तब भी ग्रेविटी कम होती है, और पोलार रीजन में सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है या सरफेस पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है। अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि हम लोग अगर न्यूमेरिकल आते हैं ग्रेविटी के ऊपर या इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बड़ा एडवांस लेवल का करवाता हूँ। अगर तुम्हें आ जाता है एग्जाम में तो कर डालना, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, इसलिए तुम्हें बड़े प्यार से करने पड़ेंगे। आपको इसके अंदर क्वेश्चन आ जाएगा कि मास ऑफ द अर्थ इज मास ऑफ द मून इज 1/81 टाइम्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ द मास ऑफ द मून। मून से अगर 1/81 टाइम्स अगर उसका मास है तो, और रेडियस जो है मून का 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो पूछेगा कंपेयर देयर ग्रेविटी। कभी भी कंपेयर नाम का कंसेप्ट आ गया तो डिवाइड करना और कुछ नहीं करना है। तो हमें क्या निकालना है, ग्रेविटी ऑन द मून डिवाइड बाय ग्रेविटी ऑन द अर्थ निकालना है हमको। उल्टा भी कर सकते हो आप, ग्रेविटी ऑन द मून और ग्रेविटी ऑफ द अर्थ का रेशियो निकालोगे, उसी को बोलते हैं कंपेयर करना। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा तो करना क्या, सीधे मैं तुम्हें फॉर्मूला देता हूँ पुट करने का, नो टेंशन इनटू क्या, समझे क्या। इधर देखो, इस फॉर्मूले को आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मास ऑफ द मून इज इक्वल टू 81 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द अर्थ कर देता हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ द अर्थ जो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द मून हो जाएगा। अब मेरे लिए क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। अब मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, ग्रेविटी ऑन द मून डिवाइड बाय ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज इक्वल टू, बाकी जी भी कैंसिल हो जाएगा, मैं सीधे मास निकाल फॉर्मूला बता रहा हूँ, मास ऑफ द मून डिवाइड बाय द मास ऑफ द अर्थ इनटू रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ द मून स्क्वायर। सीधे ये फॉर्मूला यूज करना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब देखो mm की जगह क्या पुट कर सकते हैं अपन, 81 me पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा gm अपॉन ge इज इक्वल टू 81 mm अपॉन 81 me अपॉन me पुट कर देंगे, और यहाँ पुट कर देंगे रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द मून, और ये स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड कर देंगे rm का स्क्वायर। कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये 4 का स्क्वायर करना भूल जाते हो तो बड़ा रॉन्ग हो जाता है। तो ये आपकी स्क्वायरिंग कट जाएगी, आंसर आ जाएगा 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा, फिर से देखो गलती तो नहीं हुई हमसे, देखो गलती हो गई होगी, कुछ गलती हुई है अपन से। मास ऑफ द मून क्या है, मास ऑफ द मून इज द 81 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। उल्टा हो गया हमारा क्वेश्चन, मास ऑफ द अर्थ इज 81 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द मून, हमारा गलत हो गया क्वेश्चन। मास ऑफ द अर्थ इज 81 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द मून, क्योंकि मून तो छोटा है तो अपन उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा m को m ही रहने देंगे और r को लिख देंगे 81 टाइम्स ऑफ द मून, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 16 अपॉन 18 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16:81, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है, जैसा भी मेरे से गलती हुई है इस तरह से आपसे भी हो सकती है,
तो ध्यान रखना कि हम कर क्या रहे हैं, तो ज़्यादा एक्साइट होकर एग्ज़ाम देने का नहीं। अब हम लोग एक और कंसेप्ट को देखते हैं, व्हाट इज फ्रीली फॉल बॉडी। ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होता है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब होता है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन और फॉल फ्रॉम ए ग्रेट हाइट एंड इट कम्स टुवर्ड्स आवर सरफेस विदाउट एनी नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि वहाँ पे फ्लोर नहीं होता, कोई भी नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो होता है और कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ से फ्रीली फॉलिंग गिरता है अंडर द ग्रेविटी, और उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो इसका एक्सेलरेशन होता है वो अर्थ के ग्रेविटी के कारण पैदा होता है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर बिना किसी सपोर्ट के अर्थ के सरफेस की तरफ चला आता है, फ्रीली आता है, जिसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स नहीं लग पाता, उसको अपन बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इसके बाद एक कंसेप्ट आ जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। कौन सा वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। जब हम लोग सैटेलाइट को छोड़ते हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी दी जाती है, और वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो उसको सर्कुलर मोशन दे दे उसको अपन बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आई समझ आप क्या कर रहे हो? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ड्यू टू विच द सैटेलाइट मूव इन ए सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, और VO इज इक्वल टू होता है √GM/r, और एक और फॉर्मूला होता है इसका √GR। क्या होता है? √GR। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। इसी तरह से बोलेगा व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, तो वो होता है √2GM/r या √2GR। अब हम लोग बोल सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन रखती है, तो आपको लिखना पड़ेगा VE इज इक्वल टू 2 टाइम्स √2 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिटल। तो हमारी जो एस्केप वेलोसिटी का अगर रिलेशन पूछते हैं या रेशियो पूछ लेते हैं तो आप ऐसा कर सकते हो, VO/VE इज इक्वल टू, रेशियो पूछ ले तो क्या करोगे आप लिखना VO इज टू VE इज इक्वल टू 1:√2। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। आप क्या करोगे, इसको अपन ने क्या करा, इसके नीचे भेज दिया, इसको नीचे भेज दिया, 1:√2 हो गया। और इस तरह से एस्केप वेलोसिटी का भी रिलेशन, तो अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो 11.2 मीटर पर सेकेंड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो ये काफ़ी अच्छी है जो आप पढ़ोगे, और इस तरह से आप ग्रेविटेशन चैप्टर को कर पाओगे। लेकिन ग्रेविटेशन चैप्टर का डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या आता है? F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू M1 लिखना रहेगा, M2 लिखा रहेगा, डिस्टेंस लिखा रहेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करके जाना। इसको सॉल्व करने का अगर तुमको नहीं आया तो मेरे को मैसेज डालो, मैं बहुत अच्छे मेथड से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।